हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अब हम वापस आ चुके हैं। तो अगर आपको याद हो, लास्ट के वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के कार्बन फिक्सेशन फेज़ को डिस्कस किया था और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से कार्बन लाइट रिएक्शन के एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके कार्बन को फिक्स किया जाता है। तो आज हम एक बहुत ही अलग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको कि बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हमने देखा था कि कार्बन फिक्सेशन फेज़ में जो रुबिस्को एंजाइम होता है वो कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस करवाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन कई बार अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, उस केस में रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन के बजाय ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस शो करने लगता है। ओके, सो फोटो रेस्पिरेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं। सो व्हाट इज़ फोटो रेस्पिरेशन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, and this occurs at low carbon dioxide and high oxygen concentration and high temperature, जहाँ पे रुबिस्को जो है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करने लगती है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ओटो वारबर्ग ने दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। मतलब इंक्रीज्ड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इस फिनोमिनन को वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं हम, एंड इट वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज द लाइट डिपेंडेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। बिकॉज ये एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन की तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया जाता है, इस वजह से इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस विल फर्दर लीड टू ग्लाइकोलेट साइकिल, जिसको कि C2 साइकिल या ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल भी बोलते हैं। और ये जो ग्लाइकोलेट साइकिल होता है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है अब हम देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है कि दोनों केसेस में रुबिस्को कैसे काम करेगा। मतलब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस देखें जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ये रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, जहाँ पे ये राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या RUBP से फर्दर दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे चल के कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो नॉर्मल हमने देख रखा है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। और इस केस में बिकॉज एक्स्ट्रा कार्बन अवेलेबल नहीं होता RUBP में एड अप होने के लिए, इस वजह से RUBP इज़ broken down into two molecules, one of which is a 3-phosphoglycerate, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ऑब्वियसली क्योंकि RUBP में 5 ही कार्बन्स हैं और रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा है। तो जहाँ नॉर्मल कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वहाँ पे वो कार्बन रुबिस्को के 5 कार्बन्स के साथ मिलकर 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, जो कि दोनों ही कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ पर ये RUBP 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा, लेकिन एक फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल होगा जो कि कैल्विन साइकिल में जाएगा और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल होगा जो आगे चल के ग्लाइकोलेट साइकिल में इन्वॉल्व होता है। तो कायदे से ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस बिकॉज एनर्जी उतनी ही लग रही है, ATP वगैरह पूरा यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन हमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स के बजाय सिर्फ एक ही फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोलेट साइकिल की, विच ऑकर्स इन 3 ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट्स, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन में रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। ओके,
तो एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, दूसरा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। अब सबसे पहले इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट का डिफॉस्फोराइलेशन होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट फिर ट्रांसलोकेट किया जाता है पेरोक्सिसोम में, जहाँ पर कि इसको ऑक्सीडाइज करता है H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइऑक्सिलेट में। दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसिन में बाय द एंजाइम ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज। इस ग्लाइसिन को फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स मिलके सेरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सो ग्लाइसिन इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड और सेरीन जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स मिलके सेरीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस सेरीन इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू द पेरोक्सिसोम, जहाँ पे इसको ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये ग्लिसरेट को क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर इसको फॉस्फोराइलेट करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो एक सिंपल प्रोसेस था जहाँ पे रुबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली फॉर्म हो जाते थे, वो अब एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। हेंस इट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस। सो दिस इज़ द C2 साइकिल और ग्लाइकोलेट साइकिल, जो कि फोटो रेस्पिरेशन की वजह से होता है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पर रुबिस्को की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड इसी वजह से जो हायर टेम्परेचर में प्लांट्स रहते हैं वो बहुत सारे अलग अलग अडेप्टिव मैकेनिज्म्स अपनाते हैं टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन। तो वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय बाय।